नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज विषय है राहुल गांधी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विदेश यात्रा पे गए हैं और उन्होंने वहां जाकर के सरकार पर, बीजेपी पर, आरएसएस पर तमाम तरीके के आरोप लगाए और उनके खिलाफ काफ़ी कुछ बयान दिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहना है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने देश का अपमान किया है। उन्होंने ये कहा कि सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया है, आरएसएस की हुकूमत चल रही यहाँ पे, किसी को काम नहीं करने दिया जाता, मेरी यात्रा में अड़ंगे लगाए गए, पुलिस के ज़रिए उसको रोकने की कोशिश की गई। ऐसी बहुत सारी बातें की जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आप निजी आरोप लगा सकते हैं, पॉलिटिकल आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते जिससे देश बदनाम होता हो, देश अपमान होता हो। रेफरेंस के तौर पर आपको याद होगा, जब पिछली बार ब्रिटेन की यात्रा पे गए थे, वहाँ पे भी ये विवाद हुआ था। उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर के काफ़ी आपत्तियाँ की गई थी। जैसे उन्होंने ये कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, वैसे आजकल ये जुमला बन गया, दिन में 7-8 बार तो हर आदमी कम से कम बोल ही देता है कि लोकतंत्र खतरे में, उसकी हत्या हो चुकी है। तो उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र के बड़े ठेकेदार पैरोकार हैं दुनिया के देश, वो देख रहे हैं। इस पर घनघोर आपत्ति हुई थी कि अमेरिका और ब्रिटेन क्या कर सकते हैं, वो यहाँ लोकतंत्र स्थापना थोड़ी करने आएंगे। ऐसा ही कुछ इस बार का फ्लेवर और कलेवर बनाया गया है, जिस पर भाजपा ने गंभीर आपत्ति दर्ज की और उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये कह रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्या हम जब आलोचना करते हैं तो हमसे दिक्कत हो जाती है, राहुल गांधी को आप कुछ समझते ही नहीं है, फिर भी आपको उनकी हर बात पर आपत्ति होती है, और हम विदेश जाके ये बात नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, और ये क्या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है। इसको लेकर के एक ज़बरदस्त तकरार और एक बहस शुरू हो गई है कि क्या कोई भारत का नेता जब विदेश जाए तो वो सरकार की आलोचना किस हद तक कर सकता है, पार्टी की आलोचना किस हद तक कर सकता है, संस्थाओं की आलोचना किस हद तक कर सकता है। क्योंकि कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद हो सकता है कि आपको इलेक्शन कमीशन बहुत ही फेयर लगे, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन सरकार के हाथों में बिक गया था। ऐसी तमाम सारे जो आरोप हैं, इन्हीं पे बहस है। आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जो तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, वो भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं, वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। राहुल ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। आइए सुनते हैं। That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. प्राइम मिनिस्टर इज वन सच स्पेसिमन, इस पे भी आपत्ति है, स्पेसिमन शब्द पे। एक बात और उन्होंने कही जो उनके अपनी संसद सदस्यता जाने पर थी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कुछ बोलने भर से उनकी सांसदी जा सकती है। वो शायद पहले इंसान है जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है। आइए सुनते हैं। I don't think when I joined politics 2004 I ever imagined what I see going on in our country. It was way outside anything that I had ever imagined. To be the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence, to be disqualified from parliament. I didn't imagine that something like this was possible. तो ये कुछ दो अंश थे जो मैंने आपको उनकी स्पीच जो उन्होंने वहाँ दी उसके हमने सुनाए। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ लंदन से जुड़े थे। पिछली बार जब वहाँ गए थे तो शिवकांत जी तो लंदन में ही रहते हैं, इस बार पता नहीं, हम भी पूछूंगा मैं कि अमेरिका गए थे क्या शिवकांत जी, तो कैसे समझा जाए। लेकिन इसके साथ ही पत्रकार प्रेम कुमार जी और हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शहजाद पूनावाला, आप लोगों ने संस्थाओं पे कब्जा कर रखा है,
चुनाव आयोग हो, कोर्ट हो, ईडी, सीबीआई तो खैर आपके पार्टी के सदस्य लग रहा है बन गए हैं, और आप लोगों को राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, कब्जा कर रखा हो। लोकतंत्र की तो हत्या 10-20 बार दिन में कम से कम होती है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? देखिए, ऐसा है नीरज जी कि एक तरफ तो भारत की बढ़त और बढ़ाई की बात हो रही है, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हो, चाहे वो 7.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ी हो, और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने देश के खिलाफ सुपारी लेकर, जिनकी फितरत ही भारत बदनामी करने का एक चरित्र बन चुका है, वो अपने असली चेहरे को बार बार उजागर करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में हस्तक्षेप की मांग की, अब अमेरिका पहुंचे हैं तो कहते हैं कि देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारे हाथ में। बताइए फिर हिमाचल कर्नाटका कैसे जीत गए? फिर कहते हैं कि आज मैं कैसे डिस्क्वालीफाई हो गया, मुझे ये कल्पना ही नहीं थी। मतलब कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं के बाद भारत की न्यायपालिका पर भी हमला कर दिया, और यहां तक तो ठीक था। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते मोदी विरोध में भारत की नई संसद, भारत के सेंगोल और दंडवत प्रणाम, जो साष्टांग प्रणाम होता है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाम हम अपने इष्ट देव को करते हैं या हम लोग करते हैं अपने माता पिता को, उसका भी अपमान करने का काम यदि कोई करता है तो मोदी घृणा करते करते देश की घृणा में उतर आना, इनकी दरअसल आपत्ति की उत्पत्ति ही इनकी प्रवृत्ति है। इससे पहले आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का अनाउंसमेंट हुआ तो सेना से सबूत मांगना, चीन ने भारत की सेना की पिटाई कर दी, ये इस प्रकार का वक्तव्य देना, तो बार बार मोदी विरोध करते करते भारत के विरोध में बोलना। और हमें देखिए, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी इतने कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, पर हां, जब वो विदेशी भूमि पर जाते हैं और भारत की न्याय प्रणाली पर या भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चुनाव जीतने के बाद सवाल खड़े करते हैं, तो लोगों में वो उस भाव को पैदा करना चाहते हैं जो दुनिया नकार रही है। आज अगर आप देखें हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हाईएस्ट एफडीआई, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, भारत का ऐसा एक आर्थिक स्थिति हम पहुंचे कि वर्ल्ड का ब्राइट स्पॉट हम माने जा रहे हैं। हर देश के अर्थशास्त्री हमें बोल रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा स्थिर है, परंतु खुद राहुल गांधी विदेश में जाकर इस प्रकार की भाषा बोलते तो उनका उद्देश्य क्या है? आपका मेरा झगड़ा हो सकता है, हमारे परिवार में झगड़ा हो सकता है, परिवार में जब झगड़ा होता है तो हम अपने पिता की शिकायत पड़ोसी के पास लगाने कभी नहीं जाते। मुझे लगता है राहुल गांधी को मोदी विरोध में, देश विरोध पर नहीं उतर आना चाहिए। खुद ही कह रहे हैं सजाद कि आप उनको इतना तवज्जो नहीं देते, फिर आप क्यों इतना रिएक्ट करते हैं आप लोग? नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बता दे कि वो उनके लिए प्रासंगिक नहीं है, कांग्रेस पार्टी को उनसे शर्मिंदगी महसूस होती है और कांग्रेस पार्टी को वो नेतृत्व नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो रेलेवेंट पार्टी है ना। कांग्रेस पार्टी आज देश में सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है, हालांकि इस पे डिस्प्यूट है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद, तो इस फैक्ट को तो नकारा नहीं। हाँ, 2024 में जनता इनको डिस्क्वालीफाई कर देगी तो वो एक अलग विषय है, परंतु जब तक वो है उस स्थिति में, तो क्या कांग्रेस को जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भारत की जो बदनामी है उसको करने का कम से कम महापाप उनसे जुड़े हुए लोग ना करें? नीरज मिश्रा जी, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे देश का अपमान होता है, और संस्थाओं पे कब्जा, देश को आरएसएस चला रहे हैं, दंडवत प्रणाम पे भी कमेंट। आपको नहीं लगता कि कई बार बोलते बोलते राहुल जी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे विवाद पैदा हो जाता है और आप मतलब कंट्री के खिलाफ बोलने लगते हैं? अभी दंडवत प्रणाम पे क्या दिक्कत है? वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं करता हूं तो आप लोग मुझसे नाराज हैं क्या? नीरज जी, आपने जब इस डिबेट को ओपन किया तो आपने ठीक कहा कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो भाजपा के हवाले से बोल रहे हैं, जैसा भाजपा के लोगों ने कहा। आप उसमें यह बताना भूल गए कि सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी ने क्या कही। उन्होंने ये कहा कि देश के सामने जो चुनौती है वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, वो स्कूली शिक्षा का जो बिल बढ़ता जा रहा है ये है, और जो साथ ही साथ अस्पताल के बिल बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़े मुद्दे इस देश के सामने। तो कांग्रेस के हवाले से आप देश को ये बता दीजिए कि राहुल गांधी ने तो देश के मुद्दों को सबके सामने रखा। जहां तक बात रही मोदी जी के विश्व गुरु, जो ये सेल्फ डिक्लेयर्ड विश्व गुरु हैं, तो ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया से आते ही चंद घंटों के बाद ऑस्ट्रेलिया की 18 यूनिवर्सिटियों ने भारत के छात्रों को एडमिशन देने से मना कर दिया है। जो ये अमेरिका की बात कर रहे थे कि जो बाइडेन उनका ऑटोग्राफ मांग रहे थे, जो बाइडेन की जो सरकार है, वहां जब हिंदुस्तान का आदमी वीजा लगाता है तो उसे 5 साल लगते हैं, किसी और मुल्क का आदमी अगर लगाता है तो 15 दिन में वीजा मिल जाता है। तो विदेश नीति के मामले में
ये सरकार कम से कम ये आपको किसने बताया कि अमेरिका का वीजा 5 साल में मिलता है? ये तो आप पब्लिक रिकॉर्ड की बात है। पब्लिक रिकॉर्ड कहां से आप ये निकाल के लाएंगे 5 साल में वीजा मिलता है? मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं या दिखाइए, आप बताइए ना किसको 5 साल लगता है वीजा लेने में अमेरिका का? मैं आपको दिखाता हूं, चलिए मैं आपको वो भी हाँ सारी दिखाइए। आपने कहा महंगाई बहुत ज्यादा है, कैसे आपको पता लगा महंगाई बहुत ज्यादा है? नीरज जी ये तो बिजनेस चैनल है, अब आप फैक्ट्स को राइट कर देते हैं, तो बिजनेस चैनल है। हाँ। आप देश को ये बताइए जरा, एनएसएसओ ने 2004 के बाद जो बेस ईयर था उसको बढ़ाकर 2011 किया। हाँ। अब जो नए आंकड़े निकाले हैं उन्होंने उसको 2017-18 कर दिया। तो बेस ईयर तो चेंज होगा ना दोस्त? सुनिए ना नीरज जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपने धारा प्रवाह एक आदमी को बोलने दिया, कम से कम हमें थोड़ा सा तो बोलने दीजिए। नहीं आप ऐसी बात है ना बोलिए ना कि ये तो मैं इसलिए चुप रहा हूँ। आप कंटिन्यू करिए, शहजाद जवाब देंगे आपकी बात। बोलिए बोलिए। देखिए, तो जब आप आंकड़ों को इक्वेट करेंगे 2017 के बेस ईयर से, तो जो हमारे समय पर ये 11% महंगाई बताते, आज 17% महंगाई है, और उसके ऊपर सब लोगों ने चुप्पी थामी हुई है। जहां तक ये बात रही कि देश की संस्थाओं के ऊपर किस तरीके से एक विचारधारा का कब्जा है, तो साफ दिखता है। जब अभी नए संसद का उद्घाटन था, तो क्यों देश के अंदर एक जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया? जब इसकी नींव रखी जानी थी तो एक दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्या ये वही संघ की वो जो मनुवादी विचारधारा है, क्या ये उसी का झलक था? तो राहुल गांधी जी जब ये बातें करते हैं वो सारी तथ्यों के साथ बात करते हैं। और एक बात और नीरज जी जो बताना बड़ा जरूरी है, ये जो कार्यक्रम जो राहुल गांधी जी वहां जाकर एड्रेस कर रहे हैं, ये कोई डिप्लोमेटिक प्रोग्राम नहीं है। वो यहां से सरकार के नुमाइंदे बनके वहां नहीं गए हैं। ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो कांग्रेस का एक अंग है, ये उनके कार्यक्रम है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग वहां एड्रेस कर रहे हैं, और हमारी विचारधारा से मेल खाने वाले लोग जिनको पता है कि आज देश के अंदर बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, और ये सरकार और जो मीडिया है ये आपको उन सवालों के ऊपर बात नहीं करने देगा। तो जो मंच है उस मंच पर बात की जा रही है। अगर यही सवाल आप सुनिए नीरज जी, हो गया ना आपका। अभी तो एक धारा प्रवाह इतनी देर से बोल रहे हैं, जवाब लेना इंटरेक्टिव नहीं रहेगा तो फिर चुनावी रैली टाइप का लगेगा। अभी 3 मेहमान हमारे बैठ के सुन रहे हैं रैली, ऐसा थोड़ी चलेगा। सवाल ये है सर, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपनी बात को फैक्ट से रखिए। अभी आप कर्नाटक में चुनाव जीते ना, अगर इलेक्शन कमीशन इनके पक्ष में होता तो आपको जीतने देता क्या? आप जीते ना, लोकतंत्र था ना, डेमोक्रेसी थी, आप जीते, अच्छे बहुमत से जीते। नीरज जी मैं जवाब दे दूं? नहीं अभी सुन लो महाराज क्वेश्चन। इसी देश में बहुत जगहों पर आप बैठ के अपनी बात रखते हैं। हमारे चैनल पे बैठे हुए डेमोक्रेसी है ना, है कि नहीं है? ऐसे में 20 चैनल और 250 यूट्यूब चैनल गिना दूं जहां बैठ के आप लोग बात अपनी रखते हैं। डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं कि मर गई। डेमोक्रेसी ना होती तो आप चुनाव नहीं जीत पाते। खैर अब ये सब जवाब मेरे को नहीं देना, क्योंकि मीडिया में आपने कहा था इसलिए मैंने कहा। शहजाद जी जवाब दीजिए, एक लाइन का जवाब दे देने दीजिए शहजाद जी को। देखिए मुझे लगता है कि नीरज जी शहजाद जी से आपकी और उनकी चलेगी, मैं बीच में नहीं आऊंगा। आप हाँ बताइए शहजाद जी, आप जवाब दीजिए फिर आप नीरज जी बोलिए। देखिए 2-3 बिंदु पे जवाब देता हूं क्योंकि बाकी मेहमान भी बाकी है उनको बोलना। देखिए महंगाई को लेकर पूरे देश को पता है, अगर आप महंगाई का दर निकाले तो आज 5% से कम की दर पर है रिटेल इन्फ्लेशन, एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन, जबकि मनमोहन सिंह जी के 2012 से 14 में 9 बार 10% के ऊपर रहा और एवरेज इन्फ्लेशन 8.5% रहा। चलिए अब आते हैं बेरोजगारी की दर पर। बेरोजगारी का दर सीएमआई डेटा, हालांकि मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता पर क्योंकि ये लोग ही सीएमआई डेटा बोलते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जहां पर कर्नाटका में हमारी सरकार गई है, मार्च 2023 का पढ़ रहा हूं, 2.3% अनएम्प्लॉयमेंट, मध्य प्रदेश में 3.7, राजस्थान में 26.4, बिहार में 17.6, दिल्ली में 9.7। तो कौन है अनएम्प्लॉयमेंट पर? और अनएम्प्लॉयमेंट पर तो वहां पर ऐसे धरने कर रहे राजस्थान में कि प्रियंका वाड्रा का पीछा करते करते लखनऊ तक आ गए थे। सचिन पायलट से पूछे, वो ही बताएंगे आपको कि कितने पेपर लीक हो रहे हैं और वहां पे भविष्यों का क्या हो रहा है, युवाओं का। अच्छा एक बात तो राहुल गांधी ने सही कही, कहते कहते उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में जो दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ 1980 के दशक में, मान्यवर किसकी सरकार थी? वार्ड लेवल से लेकर संसद तक केवल और केवल कांग्रेस की सरकारें थी। इंदिरा जी की थी, उसके बाद राजीव जी की थी, और आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न हो रहा है, सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। ट्राइबल की बात ये लोग कर रहे हैं, अरे ट्राइबल की बात वो लोग ना करें जिन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा, और आदिवासियों की बात वो ना करे जो लोगों ने पहला संबोधन राष्ट्रपति का बॉयकॉट किया, और घूम फिर के मुद्दे पर आ जाते कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। मैंने 15 अगस्त में भी राष्ट्रपति
ठीक है, इस पर अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है। नहीं, एक एक करके मतलब जवाब लेते रहने फिर बहुत लंबा हो जाता। बोलिए नीरज जी। नीरज जी, ऐसा है, हाँ राजस्थान का जो ये आंकड़ा बता रहे हैं, हाँ। ये मोदी जी का वो आंकड़ा भी तो बता दें जो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देनी थी। आज 9 साल हो गए, 18 उसका भी करोड़ बताता नौकरी हूं। दे दी होती चलिए। तो देश के अंदर ये आंकड़े आपको दोबारा दिखाने बताता नहीं हूं। होते। और शहजाद भाई क्योंकि सुनते नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लोग पुराने बेस ईयर से बात करते तो महंगाई दर 16-17% के पार है, जो कि आज तक का हाईएस्ट है। जहां तक सारी बात रही कि आदिवासी और दलित के बारे में हम लोग क्यों बात करते हैं, हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि रामनाथ कोविंद जी अपने कार्यकाल के आखिरी दिन पर एक ऐसे अध्यादेश के ऊपर साइन कर गए कि आदिवासी की जमीन मोदी सरकार हड़प लेगी और उसके बारे में वहां की ग्राम पंचायत से भी पूछा नहीं जाएगा। उसको कब बिल लाने वाले वो भी बता दीजिए, क्योंकि देश के आदिवासी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपका उनकी जमीनों के ऊपर किस तरीके से आपका लालच है, वो उनको सब समझ आ रहा है। तो शहजाद भाई सुनिए, पढ़िए और फिर बात करिए, क्योंकि देश के सामने जो मुद्दे हैं अब 9 साल में उनके जवाब देने होंगे। इधर उधर की बातें 9 साल तक चल गई, अब सिर्फ जवाब देने की बारी है और जवाब देंगे तो आगे की बात होगी। शहजाद जी, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि 2 करोड़ की नौकरियों का हर वर्ष हर समय ये लोग बात उठाते हैं। मैं थोड़ा सा फिगर्स देकर बताना चाहता हूं। ईपीएफओ के न्यू सब्सक्रिप्शंस जो जोड़े गए हैं 5.28 करोड़ न्यू सब्सक्रिप्शंस की बात करो ना, पुराने नहीं, जो फॉर्मलाइजेशन का डेटा है। 23 लाख जॉब्स केवल स्टार्टअप्स में पैदा हुए, क्योंकि 700 से 80 हजार स्टार्टअप हुए। 35 करोड़ मुद्रा लोन दिए। सोचो कि एक जॉब अगर 3 लोन पर भी जनरेट हुआ तो उसका आंकड़ा जोड़ लो। हाईवेज की रफ्तार 3 गुना बढ़ी है, 37 किलोमीटर प्रतिदिन, तो उसमें 1.1 लाख मैंडेज ऑफ जॉब्स तैयार हुए हैं। 7.22 लाख जॉब्स गवर्नमेंट में दिए गए, जिसमें 3.5 लाख जॉब्स रेलवे में दिए गए और 10 लाख अनाउंस किए गए, जिसको 71 हजार में दिए जा रहे हैं। एमएसएमई का आंकड़ा आपको बता देता हूं। उद्यम पोर्टल में 2014 में 52 लाख जॉब थी। आज 2022 में उस पोर्टल में 94 लाख जॉब्स की संख्या वहां पर दिखाई देती है। मैंने तो गिनवा दिया, अब आप राजस्थान का गिनवाइए। वो छोड़िए, राजस्थान का तो गिनवाना दूर है। आप बता दीजिए, सिखों की बात राहुल गांधी ने की, जगदीश टाइटलर आपकी पार्टी में, जगदीश टाइटलर पर क्या कार्रवाई करिएगा, जरा बताइए। नीरज जी,